हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 5 शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। मिस्टर यूक्लिड साहब, देख लीजिए इनकी तस्वीर। इन्होंने कुछ अपने एक्जियम्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, वो यहाँ पर लिखे हैं। पहले उसको हम लोग समझते हैं। ये पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास कोई पार्ट ही नहीं होता। यही है ना पॉइंट। तो ये पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास कोई पार्ट नहीं होता, यानी कि ना तो इसके पास लंबाई है, इसके पास चौड़ाई है, और ना ही इसके पास ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से कुछ भी इसके पास नहीं है। नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। देन है अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन जो है वो क्या होती है? ये लाइन होती है, ये होती है ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि लेंथ तो है लेकिन ब्रेथलेस है, चौड़ाई नहीं है। तो लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें चौड़ाई नहीं है, सिर्फ लंबाई है। यानी कि अब तीनों डायमेंशंस में हम बात करें तो इसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है, हाइट भी नहीं है। और पॉइंट के पास तो लेंथ भी नहीं था, ब्रेड्थ भी नहीं था, और हाइट भी नहीं था। नेक्स्ट है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। एक लाइन के जो एंड पॉइंट्स, एंड होते हैं, अंत होता है, वो पॉइंट ही होते हैं। यानी कि इस लाइन का एंड यहाँ पर क्या है? ये भी एक पॉइंट ही है, और इधर भी एक एंड क्या, इसका एक पॉइंट ही है। नेक्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर पॉइंट्स इवनली होते हैं। नेक्स्ट है ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। एक सरफेस, ये एक सरफेस है, तो ये क्या चीज़ है? एक ऐसी चीज़ है जिसके पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, बट हाइट नहीं है। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, इसी को कहते हैं सरफेस। द एजेज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। और ये जो सरफेस है, इसके एजेज, किनारे क्या हैं? यह भी एक लाइन है, यह भी एक लाइन है, यह भी एक लाइन है, यह भी एक लाइन है। यानी कि सरफेस के जो एजेज होते हैं, किनारे होते हैं, वो लाइन होते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। और एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन्स इवनली होते हैं। अब हम देखते हैं इनके कुछ एक्जियम्स। यहाँ पर यूक्लिड साहब ने कुछ एक्जियम्स भी बताए, जरा इन एक्जियम्स पर भी हम लोग फोकस करें। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीज़ें जो सेम चीज़ के इक्वल हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ए जो है ये x के इक्वल है, b जो है यह भी x के इक्वल है, तो इसका अर्थ यही होगा कि a और b भी आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, यही उन्होंने कहा था। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। चीज़ें जो एक ही चीज़ के बराबर हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ये कहा था। देन है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल में इक्वल चीज़ें जोड़ दें तो जो आंसर आएंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर ए और बी दोनों इक्वल है, अगर हम ए में भी 1 प्लस कर देते और बी में भी 1 प्लस कर देते तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही होगा। यानी कि इक्वल में जब इक्वल ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी इक्वल ही होता है। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल में से इक्वल चीज़ें घटा देते हैं तो जो रिमाइंडर बचते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। यानी कि अगर a इज इक्वल टू बी हैं, हमने a में से भी 2 घटा दिया, b में से भी 2 घटा दिया, जो आंसर है वो भी इक्वल ही होगा, क्योंकि इक्वल में से हमने इक्वल घटाया है। नेक्स्ट है
थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है, अगर ये वाली चीज़ इसके साथ कोइंसाइड कर जाए, यानी कि अगर इसको उठा करके हम इसके ऊपर रख दें, है ना, तो ये इसको पूरी तरह से ढक ले, या फिर इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो वो इसको पूरी तरह से ढक ले। यानी कि ये इसके ऊपर रखें तो ये पूरी तरह से ढक जाए, इसको इसके ऊपर रखें तो ये पूरी तरह से ढक जाए। इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जा रही हैं। इसका अर्थ है ये दोनों बराबर हैं। तो वही उन्होंने कहा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है, जो पूरा का पूरा होता है, अपने पार्ट से कभी भी बड़ा ही होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक होल थिंग है, ये पेन है, मान लीजिए एक होल थिंग है, इसको हमने तोड़ दिया, दो पार्ट बना दिया, है ना। अब जब दो पार्ट हो गया तो ये एक जो पार्ट आया, पहले इस पेन की जितनी लंबाई थी उससे छोटा ही है, और ये जो दूसरा पार्ट आया ये भी पहले जितनी इस पेन की लंबाई तो उससे छोटा ही है। यानी कि जो ये होल है ये अपने किसी भी पार्ट से हमेशा बड़ा ही होता है। तो यही चीज़ यूक्लिड साहब ने कहा कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। नेक्स्ट है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें एक ही चीज़ की दो गुनी होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक्स, ए जो है वो एक्स का डबल है, यानी कि इज इक्वल टू एक्स है, और बी जो है वो भी एक्स का डबल है, यानी कि 2x है। अब ये भी इज इक्वल टू 2x है, बी भी 2x के इक्वल है, यानी कि और भी बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। यही चीज़ कर रहे हैं वो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देन थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। और जो चीज़ें एक ही चीज़ की आधी होती हैं वो भी आपस में बराबर ही होती है। यानी कि अगर ए है ये x का हाफ है, और ये जो b है वो भी x का हाफ है, यानी कि a भी x/2 के इक्वल होगा, b भी x/2 के इक्वल होगा, यानी कि a और b आपस में इक्वल हो गए, a इज इक्वल टू b। ये चीज़ वो कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात होती है एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 क्या कर एग्जाम्पल 1, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, सी फिगर 5.7। ये फिगर आप 5.7 में देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लाइन के ऊपर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, इस लाइन के ऊपर ए बी सी 3 पॉइंट हैं, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, और बी जो है ए और सी के बीच में है। देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। हमको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए, यहाँ पर हमको ये एक लाइन गिवन एग्जाम्पल 1 में, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, और यहाँ पॉइंट सी है ना। अब यहाँ पर हमको ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड्स, स्पेलिंग फिर से, कोइंसाइड्स विद ए सी, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्या हो रहा है, ये ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के साथ कोइंसाइड हो जा रहा है। अभी जो पीछे समझाया था कि ये दो चीज़ें अगर ये इसको पूरी तरह से ढक ले, ये इसको पूरी तरह से ढक ले, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसी को कहते हैं कोइंसाइड होना। यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी सी मिल करके ए सी को पूरी तरह से ढक लेंगे,
ए सी जो है ए बी प्लस बी सी को मिलाने पर उसको पूरी तरह से ढक लेगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी ए सी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका अर्थ हुआ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। ये प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, पर क्यों हुआ कारण हमको लिखना पड़ेगा। तो कारण ये है एज थिंग्स कोइंसाइडिंग with one another are equal, दैट्स ऑल। यही कारण है जो चीज़ें थिंग्स कोइंसाइडिंग विद वन अनदर आर इक्वल, चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है वो इक्वल होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है ये आपको बताना है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स, अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देने यानी कि कारण भी बताने हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से होकर के एक ही लाइन पास करेंगे, ये फॉल्स है जी। एक सिंगल पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट है, इससे तो ये भी लाइन पास कर रही है, ये भी लाइन पास कर सकती है, ये लाइन भी पास कर सकती है, ये लाइन भी पास कर सकती है, तो एक ही लाइन कहाँ पास कर रही है, इन्फाइनेटली मेनी लाइन्स पास कर रही है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, फॉल्स। कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन्फाइनेटली मेनी लाइन्स कैन पास, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से होकर इन्फाइनेटली मेनी लाइन्स पास हो सकती हैं। नेक्स्ट है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अगर अलग अलग पॉइंट्स है तो उससे होकर के इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स पास करती हैं, भी फॉल्स है। नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पर ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इससे होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी ना जो दोनों पॉइंट से होकर के गुजरे, इनफाइनाइटली मेनी नंबर नहीं हो सकते, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो लिखेंगे there are an infinite number of lines which pass through two distinct points, false, because only one line can pass through two distinct points. Next, a terminated line can be produced indefinitely on both sides. एक जो terminated line है वो दोनों तरफ indefinitely बढ़ाई जा सकती हैं, ये true है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती हैं। यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ तक टर्मिनेट है, ये यहाँ टर्मिनेटेड है, यहाँ टर्मिनेटेड है, इसको इधर भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ये ट्रू है। तो क्या है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स। आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट है टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है इन फिगर 5.9, ये रहा फिगर 5.9, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये जो ए बी है वो इस पी क्यू के इक्वल है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी और एक्स वाई इक्वल होगा, बिल्कुल ट्रू है जी। बिकॉज थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, जो चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल होती है आपस में भी इक्वल होती है, यानी के भी यहाँ पर पी क्यू के बराबर बताया गया, एक्स वाई को भी पी क्यू के बराबर बताया गया, यानी कि थिंग्स सेम थिंग के इक्वल हो गई, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ये नीचे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनको आपने डिफाइन करना है, और आप सोच के भी बताइए कि क्या और भी कुछ टर्म्स है जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत है, अगर है तो उनको आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले कह इन्हीं की आप डेफिनेशन देख लीजिए। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट ऑल। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर, और हर जगह उनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। यही ना पैरेलल लाइंस होती हैं, एक लाइन ये हो गई एल, एक लाइन ये हो गई एम, है ना,
ये दोनों इधर चाहे आप कितना भी बढ़ा लीजिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इधर आप कितना भी बढ़ा लीजिए दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इनके बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है हर जगह एक बराबर रहेगा। यहाँ जितना वर्टिकल डिस्टेंस है उतना ही यहाँ रहेगा, उतना ही यहाँ रहेगा, उतना ही यहाँ रहेगा, उतना ही यहाँ रहेगा, उतना ही यहाँ रहेगा। तो यही डेफिनेशन हो गया। पहले लाइन्स आर लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर and the vertical distance between them is equal everywhere. Next है perpendicular lines. Perpendicular lines are lines which make an angle of 90 degree with each other. Perpendicular lines वो lines होती है जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों perpendicular कब है? जब दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी हम इनको कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन्स आर लाइन्स विच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। लाइन सेगमेंट और टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। एक टर्मिनेटेड जो लाइन है, लाइन जो टर्मिनेट हो गई है, रुक गई है, उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। यही लाइन सेगमेंट हो गया, टर्मिनेटेड हो गया, अभी इधर भी नहीं बढ़ सकता, इधर भी नहीं बढ़ सकता, इसका फिक्स लेंथ हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। देन रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या होता है? ये देखिए, ये एक सर्कल है ना, और ये इस सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर से लेकर के इस सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को ना हम लोग रेडियस कहते हैं। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या हो गया? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल। एक सर्कल का रेडियस क्या हो गया? सर्कल के सेंटर और सर्कल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये हो गया रेडियस। देन ए स्क्वायर। स्क्वायर देखिए क्या है, यही होता है ना स्क्वायर, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वो भी 90 डिग्री के होते हैं। इसके दो डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। इस हिसाब से अब डेफिनेशन क्या बना? और स्क्वायर क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल, comma, all angles equal to 90 degree, diagonals equal and diagonals bisect each other perpendicularly। तो ये हो गया स्क्वायर का डेफिनेशन। यहाँ पर ये फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing the figure। यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। If a point C lies between 2 points A and B, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर A है और एक पॉइंट यहाँ पर B है, हमने दोनों को मिला दिया, और इसी के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट C है। तो इफ ए पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, इस तरह से, ताकि AC is equal to BC है। गिवन क्या हो गया? AC is equal to BC, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, गिवन है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव, TP, टू प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AC जो है AB का आधा है, ये हमको प्रूव करना है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। फिगर को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हो। सबसे पहले हमने आपके यहाँ पर फिगर ही ड्रॉ कर दिया है, तो ड्राइंग द फिगर का काम खत्म हो गया। अब इसको प्रूफ करना, तो आज ये प्रूफ पे यहाँ लिखेंगे सिंस AC एंड BC, सिंस AC एंड BC coincides with AB,
ए सी और बी सी क्या हो रहा है, ए बी के साथ कोइंसाइड हो रहा है। देयरफॉर ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। कारण बताना पड़ेगा आपको, तो लिख दीजिए एज थिंग्स कोइंसाइडिंग विद वन अनदर आर इक्वल। यहाँ लिखा था ना एज थिंग्स कोइंसाइडिंग विद वन अनदर आर इक्वल, जो चीज़ें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर तो आपस में इक्वल होते, वही वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर कंप्लीट लिखना है। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी प्लस बी सी की जगह भी हम ए सी लिख सकते हैं ना, ए सी इक्वल टू बी सी दिया था, तो इस बी सी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी लिख दिया इज इक्वल टू ए बी। ये कहाँ से लेकर आए हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट आ गया। दिस सिमिलर ए सी प्लस ए सी कितना हो गया, 2ac इज इक्वल टू ए बी। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू ए टू इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 5.10, ये फिगर 5.10, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको प्रूव करना है। चलिए हम फिगर बनाते हैं पहले। यहाँ है ए बी सी एंड डी, ये फिगर हो गया। गिवन है, हमको दिया है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये चीज़ गिवन है। प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना हमको, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव कर देना है, ठीक है। चलिए आइए हम प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखते हैं सिंस ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी कोइंसाइड्स विद ए सी, ए बी एंड बी सी क्या हो रहा है, ए सी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्यों हुआ, कारण आपको बताना पड़ेगा। कारण लिखेंगे एज थिंग्स कोइंसाइडिंग विद वन अनदर आर इक्वल, जैसे एग्जाम्पल 1 में लिखा था वही वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख देना है कंप्लीट। सिमिलरली, जब ऐसे हम लिखते हैं दो ऐसे पैरेलल लाइन और फिर वाई लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं सिमिलरली, यानी कि ठीक इसी तरह बी सी और सी डी कोइंसाइड कर आपस में, तो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। सिमिलरली बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। नाउ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है ना। दिस इम्प्लाइज दैट इस ए सी की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी, दिस इज इक्वल टू, और फिर इस बी डी की जगह यहाँ से क्वेश्चन 2 से ये चीज़ लिख सकते हम लोग, बी सी प्लस सी डी। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ये वाला बी सी इधर जो प्लस में थे इधर का क्या हो गया, माइनस हो गया, तो प्लस बी सी और माइनस बी सी कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, दिस इम्प्लाई दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी बच गया। यही हमको प्रूव करना था
और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ऐसे, या फिर ऐसे भी हम बना सकते थे और डायरेक्ट यहां से प्रूफ, ये चीज, ये तो आप डायग्राम उसमें भी बनाएंगे, गिवन वहां भी लिखेंगे, टू प्रूफ यहाँ लिखेंगे, प्रूफ से चेंज होगा तो हम प्रूफ से चेंज कर रहा हूं यहाँ पर प्रूफ में, तो हम क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू BD, क्या है, गिवन है ना। दिस इम्प्लाइज दैट AC माइनस BC, है ना, इज इक्वल टू BD माइनस BC। AC माइनस BC भी हम लिख सकते हैं और BD माइनस BC भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट अगर AC में से आप BC को घटाएंगे तो क्या AB बचेगा ना, और फिर BD में से BC को घटाएंगे तो CD बचेगा ना, इक्वल हो गया। इसके लिए भी यूक्लिड साहब ने स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था, स्टेटमेंट ही मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो उन्होंने दिया था, ये देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल में से इक्वल घटाते हैं तो जो बचेगा वो भी इक्वल ही होगा। तो वही वाला लॉजिक यहाँ पर लगा, इक्वल में से, ये इक्वल में से इक्वल घटा दिया तो जो रिमाइंडर आया वो भी इक्वल हुआ। तो क्या लिखेंगे, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये वाली स्टेटमेंट आपको कंप्लीट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी जो अभी अभी दिखाया हूँ, और फिर ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। तो आप चाहें तो इस वे में भी इस क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव कर सकते हैं, या फिर इस वे में भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही कुछ बेसिकली मेन है प्रैक्टिस करने के लिए, जितना मैंने अभी बताया आप सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस कर ले, मच मोर एनफ है, और ज़्यादा कुछ इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और वो नेक्स्ट चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर 6। और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जिग जैग वे में हम नहीं पढ़ेंगे कि कभी एक चैप्टर इधर से, कभी एक चैप्टर बीच में से, कभी एक चैप्टर लास्ट में से, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लगातार चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 15 तक जाएंगे। तो 5 चैप्टर्स आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 10 चैप्टर्स और हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 6 शुरू करेंगे। थैंक यू।